तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन पर। ये जो हिंदी पेडागोजी के सवाल हैं, ये 2021 में सारे प्रश्न जो हैं आपसे पूछे गए थे, उसका हम यहाँ पे आपको आंसर बताने वाले हैं। ध्यान से क्लास में एंड तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। अनुवाद विधि में, गतिविधि आधारित अधिगम विधि में, या ग्रहणशील विधि में, या फिर आपका डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि में। तो मातृभाषा का प्रयोग जो है वो डायरेक्ट विधि यानी प्रत्यक्ष विधि में बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो यही आपका आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हैं। ये गलती से मेरे से 2024 हो गया है। अभी अभी हमने कम्युनिटी पोस्ट में सारे सवाल करवाए हैं। ये 2021 में सारे सवाल आए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को करने की कोशिश अपने ज़रूर करिएगा। अगर थ्योरी पढ़ी है तो भाई आसानी से आप सवाल को कर पाएंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर रखिएगा, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में आपका EVS हो, CDP हो, मैथ हो, आपका हिंदी हो, सारे सवाल आपको 10 से 12 हमेशा मिलते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि को किस रूप में जाना जाता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। शास्त्रीय विधि के रूप में, शास्त्रीय उपागम विधि के रूप में, रचनात्मक विधि के रूप में, या फिर आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र विधि के रूप में जाना जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि को शास्त्रीय विधि के रूप में जाना जाता है। तो पहला ही आंसर यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा। भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के कार्य विधि की योजना को क्या कहा जाता है। तकनीकी कहा जाता है, टेक्निक, या फिर शिक्षण शास्त्र कहा जाता है, या उपागम कहा जाता है, या फिर मेथड यानी विधि कहा जाता है। भाषा सामग्रियों के शिक्षण शास्त्र के प्रस्तुतिकरण के कार्य विधि की योजना को विधि कहा जाता है, मेथड कहा जाता है। तो आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे गलत आंसर है। बार रिपीट हुआ है तो याद रखिएगा, इसमें स्टार लगाइएगा। इसको आप याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है भाई। कई बार ये आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है। इसमें यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेशन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है। भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किया जाते हैं। अध्यापकों को प्राकृतिक ध्वनि संगत मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पठन सामग्री प्रामाणिक होनी चाहिए, या फिर शिक्षण के दौरान प्रत्येक शिक्षार्थी के अधिगम शैली को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षण के दौरान प्रत्येक शिक्षार्थी के अधिगम शैली को ध्यान में रखना नहीं, पठन सामग्री को प्रमाणित होना नहीं, बल्कि आपका क्या हो जाएगा, पहला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं, ऐसा जो वर्णन है वो नेचुरल ऑर्डर ऑफ हाइपोथेसिस करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और किसका है ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। कल की जो मेरी क्लास थी ये दूसरी है। कल जो क्लास था उसमें मैंने व्याख्या भी बनाया था, तो आज टाइम नहीं मिला तो व्याख्या नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अगली जो क्लास होगी उसमें व्याख्या भी होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि वे गतिविधियाँ जिसमें चलना उछलना तरह तरह की शारीरिक क्रियाएं शामिल हैं, उसे आप क्या कहोगे। श्रवण गतिविधियाँ कहोगे, मौखिक संप्रेषण कहोगे, शारीरिक गतिविधियाँ कहोगे, या फिर मस्तिष्क को एकाग्र करना कहोगे। यहाँ पे मौखिक की कोई बात ही नहीं हो रही ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसी गतिविधियाँ जिसमें चलना हो, उछलना हो, तरह तरह की शारीरिक क्रिया, ये खुद ही जो है प्रश्न में आंसर बता रहा है। तो आपका यहाँ पे थर्ड यानी तीसरा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। शारीरिक गतिविधियाँ जो है इसमें शामिल होती है, तो यही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। हम छोटे छोटे प्रश्नों के लिए व्याख्या की ज़रूरत है, इसलिए मैंने व्याख्या लिया नहीं। और नेक्स्ट बार जब भी कोई मेरी क्लास होगी तो उसमें व्याख्या ज़रूर होगा, क्योंकि व्याख्या से प्रश्न जो है और सटीक तरीके से, अच्छे तरीके से समझ आते हैं। यहाँ पे आपका ये थर्ड प्रश्न होगा, शायद ये तीसरा क्वेश्चन है। तो देह भाषा, हाव भाव, टकटकी लगाकर देखना किसके उदाहरण है। ये कोई अपने से मैंने बनाया हुआ नहीं प्रश्न लाया है ना। आप सर्च करिएगा, आप जाके जो है ये प्रश्न देखिएगा आया है कि नहीं आया, इस चीज़ को भी देखिएगा। तो ये आपका 2021 में प्रश्न ये भी आपका आया हुआ है। भाषा, हाव भाव और टकटकी लगा करके देखना किसके एग्जाम्पल से, उदाहरण से। संकेत है, अमौखिक संप्रेषण है, मौखिक संप्रेषण है, कंप्यूटर जनित संप्रेषण है। तो कंप्यूटर जनित संप्रेषण का कोई बात ही नहीं हो रहा है। मौखिक संप्रेषण में क्या होता है कि हम अपने मुख से वाचित जो बोली होती है, यानी अपने मुख से बोल करके जो चीज़ें समझाते बताते हैं, तो ये तो इसकी बात तो हो ही नहीं रही, क्योंकि देह भाषा, हाव भाव, ये चीज़ की बात, संकेत भी नहीं होगा यहाँ पे।
अमौखिक संप्रेषण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अमौखिक संप्रेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, उपचारात्मक अध्यापन क्या है? सूक्ष्म शिक्षण के बाद दिए जाते हैं, परीक्षा में अधिक अंक लाने के बाद दिए जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा के बाद दिए जाते हैं, निदानात्मक परीक्षण के बाद दिए जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, तो यहाँ पे डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का कोई इसमें मतलब ही नहीं है, ना ही परीक्षा में अधिक अंक लाने से। प्रतियोगी परीक्षा वैसे भी आपको नकारात्मक तीनों लग रहे हैं ना, तो यही आपका आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ज़्यादा व्याख्या चीज़ें इसलिए नहीं हो पा रही हैं क्योंकि एक टाइम बाउंड में हमको इन सारे प्रश्नों को करवाना है। मेरी वीडियो उतनी लॉन्ग होती नहीं है, बहुत से छोटे से वीडियो में हम 10 से 15 सवाल का डिस्कस करते हैं। ये सवाल शायद आपका यहाँ पे 5 नंबर है। तो यहाँ पे ये 2023 में सवाल आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? कार्यालयी भाषा के रूप में जाना जाता है, या जुड़ाव भाषा के रूप में जाना जाता है, या सह कार्यालयी भाषा के रूप में जाना जाता है, या फिर राष्ट्रीय भाषा के रूप में जाना जाता है? इसका जो आंसर है वो पहले ही सही हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की जो स्थिति है वो कार्यालयी भाषा के रूप में जाना जाता है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर ठीक हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये आपका यहाँ पे छठा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की जो अवधि है वो क्या है? 5 वर्ष है, 4 वर्ष है, 3 वर्ष है, या फिर आपका 2 वर्ष है? तो 5 वर्ष है, यहाँ पे 5 वर्ष आंसर सही हो जाएगा। इसमें कुछ भी बताना नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के द्वारा पूर्व प्रचलित जो शिक्षा नीति है उसके स्थान पर जो है 5+3+4, ये याद रखिएगा, 5+3+3+4 की जो शैक्षणिक संरचना है वो दी गई है। इसमें जो है बुनियादी चरण जो होगा वो 5 वर्ष का होगा, और इसमें खेल खेल में बच्चा जो है सीखने का प्रयास करेगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये आपका 2023 में प्रश्न आया हुआ है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे पहले ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, आसान है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? कोड भाषा में बदलना कहलाएगा, इंग्लिश में इसको इनकोडिंग कहते हैं। और अर्थ ग्रहण के लिए पठन होगा या फिर कंठस्थ करना होगा? कंठस्थ करना तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, और ना ही वो जो है अर्थ ग्रहण कर रही है। अब इसमें और इसमें आप बताइएगा कौन सा आंसर होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा समय देते हैं, इसका आंसर आप बताने की कोशिश करिए। आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक बालिका है अक्षर को ध्वनि को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे ये पता चलता है वो पढ़ने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पे जो है अर्थापन करना होगा, डिकोडिंग कहलाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है आपका डी ठीक हो जाएगा। तो एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है, इसे अर्थापन करना कहलाता है, इंग्लिश में इसको डिकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये रहा 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से भाषा के बारे में आपको सही कथन बताना है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था, भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। यह ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक भाषा की एक लिपि हो ना, और भाषा के लिए व्याकरण भी अनिवार्य नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा, बल्कि जो है भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपका पहला ही आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रेरित करने के लिए क्या कर सकता है? अनुबंधन के तरीके का उपयोग करेगा, विद्यार्थियों की अभिरुचि को ध्यान में रखेगा, या फिर दंड का प्रयोग करेगा, या फिर उचित पुरस्कार। जब बाहरी रूप से अभिप्रेरित करता तो यहाँ पे पुरस्कार हो सकता था, है ना। जब आंतरिक रूप से, जब बच्चा खुद से रुचि लेगा, किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेगा खुद से, तभी वो सीख सकता है। तो यहाँ पे आप बाउंडिंग में करके भी नहीं सिखा सकते ना। तो यहाँ पे आंतरिक रूप से विद्यार्थी तभी प्रेरित होगा, विद्यार्थियों की जब रुचि होगी। तो इसलिए इसका आंसर आपका बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको प्रश्न उलझा भी सकते हैं। बस महत्वपूर्ण ये चीज़ें समझना आपको। यहाँ पे एक लाइन दे दिया है ना, आंतरिक रूप से प्रेरित। जब भी आप अपने अंदर से अब प्रेरित होते हैं, मुझे ये चीज़ करना है, सीटेट के अंदर इतना स्कोर करना है, तो ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। जब दिखावे के लिए, पुरस्कार के लिए करेंगे तो वो आपका बाहरी हो जाएगा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे लिखा होता बाहरी रूप से प्रेरित, तब पुरस्कार आंसर होता। तो ये आंतरिक रूप से, इसलिए आपका यहाँ पे बी आंसर ठीक हो जाएगा।
हमने 15 सवाल लगभग कुल लिए थे। तो यहाँ पे प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधियाँ कैसी होनी चाहिए। बेहद जटिल और अमूर्त होनी चाहिए नहीं, सरल होनी चाहिए और मूर्त होनी चाहिए। ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान पर आधारित व उन्हें आगे बढ़ाए, तो ये भी कुछ हद तक ठीक है। केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञानों, जो टेक्स्ट बुक आधारित चीज़ें होती है उसको आप नहीं सेंटर्ड कर सकते हो। चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे के अकॉर्डिंग आप उसकी मानसिक क्षमता, अभिरुचि के अनुसार चीज़ों को करेंगे। असंदर्भित व प्रतिरूपित हो, संदर्भित दिया होता तो कुछ हद तक ठीक होता है ना। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपको गलत हो जाएंगे। आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। शिक्षक प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके, बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, या फिर आपका समस्या का चरण दर चरण समाधान लिख करके, या फिर अपनी कक्षा में कई दृष्टिकोण और अनुमानों को हतोत्साहित करके। बच्चों को हतोत्साहित आप नहीं कर सकते, दंड नहीं दे सकते, सजा नहीं दे सकते। यहाँ पे प्रोत्साहित पूछा है तो यहाँ पे चरण दर चरण समाधान लिख करके नहीं, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होकर के नहीं, बल्कि बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके। तो यहाँ पे आपका इस प्रश्न का आंसर आपका बी ठीक हो जाएगा। मूल्यांकन से लिया है, ध्यान रखिएगा सारे के सारे प्रश्न हमने कल ही जो है कम्युनिटी पोस्ट में करवा दिया है। सबसे पहले कम्युनिटी पोस्ट में करवाती हूँ एंड देन फिर मैं जो है वीडियो बनाती हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एग्ज़ाम तक, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। आप सबके कितने स्कोर हुए उसको बताइएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। शिक्षा केंद्रित होना चाहिए, योगात्मक मानक संदर्भित होना चाहिए, या फिर मानकीकृत व परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, या फिर सर्वांगीण व समग्र होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लाइक करने से क्या होगा कि मेरे वीडियो को जो है यूट्यूब और लोगों तक भेजेगा, तो इस चीज़ को करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच क्लास में यहाँ तक बने रहने के लिए, और इसका आंसर करना आप लोग ना भूलिएगा।